हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक स्टैटिशियंस थे, अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक स्विमिंग पूल में प्रवेश करना चाहा। तो स्विमिंग पूल की गहराई 3 चरणों में थी। कुछ दूर तक 1 मीटर थी, कुछ दूर तक जो है 1.5 मीटर थी, और कुछ दूर तक 3 मीटर थी। तो उन्होंने एवरेज निकाला तो करीब 5 फीट के आसपास एवरेज आया। तो उन्होंने कहा कि हमारी हाइट तो 6 फीट है, हम निकल जाएंगे। वो तैरना आता नहीं था उनको। तो जब गहरे हिस्से में पहुंचे तो वो डूब गए। उसी तरह से एक अर्थशास्त्री थे, उनके साथ मैं यात्रा कर रहा था ट्रेन में। बोले, अरे भाई, ट्रेन की एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, या लेटेस्ट से 70 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको जाना है करीब 140 किलोमीटर दूर, तो 2 घंटे चल लगेगा ही। पता चला 1.5 घंटे बाद स्टेशन आया और ट्रेन आगे निकल गई, मेरा स्टेशन छूट गया। तो ये जो थ्योरी ऑफ एवरेजेस है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो हमारे जो नामचीन अर्थशास्त्री लोग हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि भारत की पर कैपिटा जीडीपी इतनी है और आज़ादी के बाद से इतना गुना बढ़ गई है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। अरे भाई, पर कैपिटा इनकम जो होती है, पर कैपिटा जीडीपी, वो ये थोड़ा इंडिकेट करती है कि हर आदमी उतना एवरेज पैसा कमा रहा है। कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं। एवरेज उतना है, इट इज़ ए कंप्लीट मिसनॉमर। और इनकम इनइक्वलिटी या डिस्पैरिटी जो है इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोगों को 3 टाइम का भोजन नसीब नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों को वो 3 गाड़ियाँ नसीब हैं। इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं नसीब हो रहा है, लेकिन मेजर करने के लिए, किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एवरेज वाली थ्योरी से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी जीडीपी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये $3.5 ट्रिलियन है, कुछ लोग बोलते हैं $4 ट्रिलियन है। तो मेरे हिसाब से तो $4 ट्रिलियन पे 140 करोड़ लोग सरवाइव नहीं कर सकते कि इनको तीनों टाइम भोजन मुहैया हो जाए, कपड़ा भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए। इसलिए ये जो डॉलर टर्म्स में जीडीपी की काउंटिंग होती है, ये सर्वथा अमान्य है। इसको होना चाहिए जीडीपी, अगर डॉलर टर्म्स में भी करना है तो जीडीपी पीपीपी टर्म्स में होने चाहिए, यानी कि हमारी जो परचेजिंग पावर है उसके आधार पर हमारे जीडीपी का कंपैरिजन होना चाहिए। तो एक बात तो रही ये। दूसरी बात कि जीडीपी बढ़ाने के लिए या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए हमको कौन से कार्य करने हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग विदेशों की तरफ क्यों देखते हैं। हमारे पास जो 140 करोड़ लोगों की डिमांड है, उसको फुलफिल करने के लिए हमको कौन से मेजर्स एडॉप्ट करने चाहिए और कौन सी चीज़ों में हम स्वावलंबन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, हम एनर्जी जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल, क्यों नहीं हम उसको अपने सोलर प्लांट्स से कंपनसेट कर लेते हैं। सोलर व्हीकल लाइए और सोलर प्लांट्स ज़्यादा बनाइए, सोलर पैनल्स बनाइए, हर घर पे लगाइए। अभी सिर्फ 10 लाख छतों में है, 10 करोड़ छतों में लगा दीजिए। तो एनर्जी की जो, तो दोस्तों, व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट जॉब, आई वाज एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट, तो मैं इस पे काम कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि गांव में एयर कंडीशनर पहुंचाने के लिए व्हाई नॉट वी गो फॉर सोलर एयर कंडीशनर्स, और उसके साथ साथ सोलर एयर कंडीशनर्स की कम क्षमता में अधिक कूलिंग प्राप्त करने के लिए हमने इंसुलेटेड हाउसेस की कल्पना की। और उसमें मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिली है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो हमारी 30-40% एनर्जी एयर कंडीशनर्स में जा रही है, बिजली, उसको हम सोलर पावर से रिप्लेस करने में सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते कि हम छोटे कैपेसिटी के सोलर एयर कंडीशनर डेवलप करें
कंपेटेबल टू इंसुलेटेड हाउसेस, या यूं कहिए कि गांव में जो हम मकान बना रहे हैं उसको पक्के मकान न बना करके हम इंसुलेटेड मटेरियल से बनाएं। ईंटे के बनाने के बजाय या कंक्रीट के बजाय वी शुड गो फॉर इंसुलेटेड मटेरियल। उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन पे भारी छूट देनी पड़ेगी इंसुलेटेड बिल्डिंग या ग्रीन बिल्डिंग्स पे। इस पे काम करने की जरूरत है। थैंक यू।